नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और इको स्पोर्ट्स कार थी। लाल रंग की उस फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार को लेकर दिल्ली के साथ पड़ोसी राज्यों यूपी और हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया था। बुधवार शाम को ही कार को एक हरियाणा के खुदावली गांव के पास बरामद किया गया है। ये कार डी उमर उन्नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच में यह भी सामने आया कि आतंकियों का ग्रुप फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहा था। सूत्रों की माने तो धमाकों की साजिश जनवरी से ही की जा रही थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन साहिद ने बताया कि वो पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन और उसके साथियों को मिलाकर एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया गया था, यानी इसमें पेशेवर लोगों को शामिल भी किया गया था। इसमें शामिल आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद के नाम से संगठनों से जुड़े हुए थे। तो पूरा मामला जो है धीरे धीरे करके एक एक करके नए नए अब खुलासे हो रहे हैं। पहले ये खुलासा हुआ कि डॉक्टरों का एक जो पूरा नेक्सस है कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक जो है वो उसमें हुई थी। अब नए नए खुलासे ये हो रहे हैं कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहाँ से तमाम ये साजिश की जो कहानी है रची गई, सूत्र वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद एक एक करके अब कड़ियाँ जोड़ती जा रही। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये ब्लास्ट केवल एक ब्लास्ट की साजिश नहीं थी बल्कि सीरियल ब्लास्ट की साजिश थी। और इको स्पोर्ट्स कार जो बरामद हुई है उसमें ये साबित होता है कि एक के बाद एक 26/11 जैसे कि वहाँ पर एक के बाद एक 13 बड़े धमाके को अंजाम दिया गया था, उसी तरह का ये जो है स्लीपर सेल से जुड़े हुए जितने भी मॉड्यूल के संदिग्ध हैं ये सभी एक एक करके कार में ब्लास्ट करने वाले थे देश के अलग अलग जगहों पर। 20 लोग अभी तक सामने आए हैं, जिसमें 8 डॉक्टर हैं, बाकायदा MBBS और MD की जो है वो डिग्रीधारी डॉक्टर हैं। स्लीपर सेल के वो उसमें सदस्य थे। इसके अलावा 2 मौलवी, 3 महिलाएं, ये तमाम उसी गैंग के हैं जिनके जो है ब्लास्ट सीरियल ब्लास्ट की जिन्होंने प्लानिंग की थी। और ये सभी स्लीपर सेल के रूप में अलग अलग जगहों पर, चाहे कश्मीर की बात कर लें, फरीदाबाद की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की, ये सब अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। लेकिन सबका नेटवर्क एक ही जगह से जुड़ा हुआ था, वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहाँ से 2 डॉक्टरों की डिग्री भी मिली है और जहाँ अभी तक 2 डॉक्टर नौकरी भी कर रहे थे। जैश-ए-मोहम्मद का यह नया मॉड्यूल बताया जा रहा है, व्हाइट कलर मॉड्यूल इसको नाम दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इन पेशेवर डॉक्टरों का पहले ब्रेन वॉश किया गया, फिर इसके बाद डॉक्टर्स की, ताकि उनको अभी तक जो हमने देखा था कि जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें वो जो है टीनेज के लड़के होते थे जिन्हें किसी तरह की धर्म विशेष की कसम खिलाकर उनमें जो है वो भावनाओं को उनके भड़काया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था। उसके बाद इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। लेकिन इस घटना की अगर हम बात करें, चौंकाने वाला तथ्य कि जो पढ़ा लिखा जो डॉक्टर है, डिग्रीधारी डॉक्टर है, वो इसमें शामिल हुए हैं और तमाम इन वारदातों को अंजाम दिया। यानी उन्हें ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतने समझदार हैं कि वो अपनी मर्जी के कर सकते हैं। अब इनकी अगर हम टारगेट की बात करें, अलग अलग जगह पे, खास तौर पर दिल्ली को इन्होंने जो है वो टारगेट बनाया था। टारगेट ये था कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में बड़ा धमाका किया जाए, ताकि उसमें एक जो है मैसेज इंडिया को दिया जाए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की नुकसान हो। लाल किला, इंडिया गेट, ऐसे कितने सारे, गौरी शंकर मंदिर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, ये तमाम वो जगह है जो किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान की पहचान माने जाते हैं। पिछली बार हमने जब देखा था नरीमन पॉइंट हो गए, होटल ताज हो गए, मेट्रो स्टेशन हो गया, इन तमाम जगहों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि इन्हें सबसे सिक्योर माना जाता है, पहचान मानी जाती है इंडिया की। इसीलिए इन्हीं पहचान पर हमला करके ये जताने की कोशिश कि हमारी ताकत कम नहीं हुई है बल्कि और बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम जो जिस तरह जो मॉड्यूल है उसको आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई टीनेज लड़के नहीं हैं, ये कम पढ़े लिखे अशिक्षित युवा नहीं हैं जिन्हें आसानी से धर्म के नाम पर बरगलाया जा सके। ये बाकायदा MBBS MD की डिग्रीधारी डॉक्टर हैं जो किसी तरह के ब्रेन वॉश में नहीं आने वाले, बल्कि अपनी मर्जी से ये सारा काम इन्होंने किए हैं। इससे इनके मंसूबे साफ साफ जो है समझे जा सकते हैं। अभी तक जिनमें हुए हैं 8 डॉक्टर अभी तक जो पकड़े गए हैं, डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, 8 डॉक्टर जो हैं अभी तक जो है सामने आए हैं। 2 मौलवी वो भी उम्रदराज मौलवी, जिनकी उम्र जो है 40 से 60 के बीच में, वो मौलवी पकड़े गए हैं। ये कोई छोटे मोटे अशिक्षित युवा नहीं है।
अब तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरह से पूरी तस्वीरें हैं, जहां जहां से इनके आतंकी पूरे कनेक्शन जो जुड़े हुए हैं। एक जहां पर धमाका हुआ लाल किले के पास, अभी भी वहां पर जो है एफएसएल की टीम है, डॉग स्क्वाड वहां पे जो है घूम रही है और पूरी तरह से तलाशी हो रही है। फरीदाबाद का वो इलाका जहां पर ये कार ली गई और इसके अलावा जो कार जहां पे पार्क की गई। तीसरी बात, फरीदाबाद का वो इलाका जहां पर से इस कार को लाया गया, ब्लास्ट के पहले तमाम विस्फोटक यहां पर जो है लादे गए और ये बताया जा रहा है कि कार में डॉक्टर उमर जिसने ब्लास्ट किया वो अकेला नहीं था, बल्कि एक उसके साथ में युवक और था जो कि कार को चला रहा था और डॉक्टर उमर उस समय बैठे बैठे अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, इन तमाम जो विस्फोटक सामग्री है उनको असेंबल कर रहा था ताकि जो है वो जगह पर जाकर इससे धमाका किया। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि जहां पर यह ब्लास्ट हुआ असल में वो टारगेट नहीं था जगह, वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से या फिर हड़बड़ी के चलते जो है ब्लास्ट हुआ है, बल्कि उस कार को किसी निश्चित जगह पर पहुंचाना था जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सके। तो आप देख सकते हैं कुल मामला जो वहाँ पे देख सकते हैं आप, वहाँ पे जहाँ जम्मू कश्मीर का जहाँ पर जो संदिग्ध जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनका घर देख सकते हैं। वहाँ पर 3 लोगों की संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन और पूछताछ जारी है, जिनमें से और जो नेक्सस है, इस नेक्सस से जुड़े हुए जो लोग हैं, करीबन 12 लोगों की तलाश अभी भी जांच एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को है, जिनके नेटवर्क इनके जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जो मॉड्यूल है वो है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। जैश ए मोहम्मद का ये नया व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के तहत उन स्लीपर सेल को जो है एक्टिव किया गया, जो सालों से यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, कोई मौलवी था, कोई जो है वो दूसरे प्रोफेशन जुड़ा हुआ था। उन सारे स्लीपर सेल को जनवरी से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी कि सीरियल ब्लास्ट किए जाए 26/11 की तरह और एक बार फिर से जो है वो दहलाया जाए हिंदुस्तान को, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। तो आप देख सकते हैं 5 गिरफ्तारियां अभी तक जो है वो जम्मू कश्मीर से हुई है। आरिफ, यासिर, मकसूद, इरफान और जमीर, ये 5 लोगों की गिरफ्तारियां ब्लास्ट के बाद जो है सुरक्षा बलों ने पूछताछ के आधार पर जो है जिनके जिससे नेक्सस जुड़ते गए हैं उससे। इसके बाद सहारनपुर यूपी से गिरफ्तारी हुई है। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील अहमद और डॉक्टर शाहिन शाहिद की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें माना जा रहा है कि इसके मुख्य कड़ी हैं। लखनऊ से डॉक्टर शाहिन के भाई डॉक्टर परवेज की गिरफ्तारी हुई है, जो कि खुद इसमें एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। आतंकी डॉक्टरों के मेड्यूल में शामिल डॉक्टर सज्जाद की भी जम्मू कश्मीर से गिरफ्तारी हुई है और अभी भी 12 लोगों की और तलाश है। अल फलाह यूनिवर्सिटी 4 कर्मचारी वहां से जो है हिरासत में लिए गए हैं, जहां पे बम के सारे सामान जो है वो तैयार किए गए। 3 हैंडलर कश्मीर से तारिक उमर और आमिर और अनवर, 3 हैंडलर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ फरीदाबाद सेक्टर 56 से एक जो है आरोपी और डिटेन किया गया है। डॉक्टर उमर मोहम्मद की एक कार थी जिसमें हमलावर सवार था, आत्मघाती, जिसने हमला किया है। साथ ही साथ डॉक्टरों की जो टीम है उसमें एक और डॉक्टर है जहूर, वो भी इस समय सुरक्षा बलों के शिकंजे में है, पकड़ा गया है। उससे लगातार इनसे जो है NIA और ATS पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ अभी 9 हिरासत में हैं, एक फरार चल रहे हैं। दिल्ली के लाल किला जो मेट्रो में है वहाँ पर जो है मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाद ये ब्लास्ट होता है। उसके बाद तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, 10 लोगों की मौत के बाद ये तमाम जांच एजेंसियां जो हैं वो एक्टिव होती है और उसके बाद 15 लोगों की और गिरफ्तारी होती है। 12 संदिग्ध हैं जिनकी तलाश शुरू की जाती है। और नेक्सस कहाँ से जुड़ता है? फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर के कुलगाम तक ये पूरे जो है आप समझ सकते हैं 5 डॉक्टर, 2 मौलवी, 17 संदिग्ध जो कि स्लीपर सेल के मेंबर माने जा रहे हैं, ये सभी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। डॉक्टरों की कुल संख्या अगर देखें 8 है, जिसमें मृतक जो डॉक्टर उमर है वो भी शामिल है, वो भी जो है इस नेक्सस का हिस्सा था। व्हाइट कॉलर जैश ए मोहम्मद का ये नेक्सस है जिसे व्हाइट कॉलर नाम दिया गया है। इनमें उन लोगों को शामिल किया गया है पूरी घटना के लिए, पूरी वारदात के लिए, जिन्हें किसी न किसी तरह से जिन पर शक न हो, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड न हो और उसके बाद इनको जो है किसी तरीके से संदिग्ध नजरों से देखा ना सके। बड़ी बात, अब इनके पाकिस्तान कनेक्शन की बात करें। गिरफ्तार डॉक्टर की कार से AK-47 मिला है जिसकी जांच की जा रही है। लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहिन शाहिद गिरफ्तार हुई है, जिसके भी पाकिस्तान से कनेक्शन होने के जो हैं पूरे वो करें। AK-47 की जांच में, प्रारंभिक जांच में यही कहा जा रहा है कि तमाम जो हथियार है, तमाम जो सामग्री है विस्फोट की, ये सभी
जो है पाकिस्तान से बुलाए गए हैं। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की बहन वो भी इसमें शामिल हुई है। भारत में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो है उसमें इस संगठन में भर्ती करने की जिम्मेदारी थी। जैश ए मोहम्मद का जो व्हाइट कलर शेड्यूल है उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उन्हीं लोगों को शामिल करना था जो कि किसी अच्छे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जिन पर किसी तरह का शक जो है वो नहीं होना। पहलगाम हमले में जो है वो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जो मारे गए थे, ये हो सकता है ये उसका बदला भी लेने की कोशिश हो, या फिर कहीं न कहीं तार तमाम जुड़ते जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच 14 पन्नों की जो प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट आई है उसमें ये तमाम चीज़ें अभी तक जो है आशंका के तौर पर शामिल की गई हैं, लेकिन अंतिम जब ये जांच रिपोर्ट बनेगी तो हो सकता है इसके पूरी तरह से खुलासे होंगे। अब देखिए कहाँ चूक हुई। दिल्ली के संवेदनशील भीड़भाड़ इलाके में विस्फोटक लेकर कार कहाँ पहुंची, जहां आप ये वो इलाका है जहां बिना सीट बेल्ट लगाए एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल तक नहीं जा सकते, लेकिन आप विस्फोटक लेकर घूमते रहे। क्या सिक्योरिटी चेक जो है वहां पर नहीं हो पाई, या फिर जो है लापरवाही बरती गई? एक रूटीन प्रक्रिया के तहत अगर कार में देखा गया 2 लोग बैठे हुए हैं, जाने देते हैं। उन्होंने अगर सीट बेल्ट लगाया ठीक है, जाने देते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तो हो सकता है उनसे पूछताछ होती, कार की तलाशी भी होती। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो जो छिपा कर रखे गए थे विस्फोटक, क्या वो इतना शातिर तरीके से, सातिराना तरीके से छिपाया गया था कि पुलिस की निगाह में नहीं आ पाया? मेटल डिटेक्टर भी क्या वहाँ पर जो है विस्फोट नहीं कर पाई, जबकि जो लाल किला का इलाका है, मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर ऑटोमेटिक मेटल डिटेक्टर लगे रहते हैं। वहाँ पर किसी तरह का मेटल पास होता है तो अपने आप जो है वो बजर बसता है। उसके बावजूद भी क्या इन्होंने दिल्ली में इस तरह की सिक्योरिटी चूक जो हुई है उसका फ़ायदा उठाया? हो सकता है 13 साल, क्योंकि हमको आज करीबन 17 साल होने को आया, दिल्ली में कोई बड़ा ऐसी कोई भारी वारदात नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, तो क्या इसी बात का 17 साल अगर कोई वारदात नहीं हुई है, क्या दिल्ली पुलिस जो है वो शांत हो गई थी? हरियाणा बॉर्डर पर जो चेकिंग होती है वो क्या शिथिल हो गई थी कि अब तो जो है बहुत सब कुछ साफ तरीके से चल रहा है, सिक्योर है दिल्ली और हरियाणा, पूरे जो बॉर्डर है वो सिक्योर है? क्या इसी ढिलाई का फ़ायदा उन्होंने उठाया? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसी ढिलाई का उन्होंने फ़ायदा उठाया। इतने सारे विस्फोटक तमाम सिग्नल, तमाम बॉर्डर, तमाम चेकिंग पॉइंट को जो है क्रॉस करते हुए आ जाते हैं, लेकिन कहां पर जो है चूक होती है सुरक्षा बलों से कि वे इतने सारे विस्फोटक जो हैं उसके बावजूद वो चेक नहीं कर पाते, पता नहीं लगा पाते। अगर जरा सा भी 1% भी अगर मान लो शक के दायरे में आती कोई कार, तो हो सकता है ये वारदात टाली जा सकती थी। ये भी सब एक जांच का मुद्दा है। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट के बाद बात करते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आज बुधवार को LNJP अस्पताल पहुंचे। धमाके में घायल हुए लोगों से उन्होंने मुलाकात की। भूटान के 2 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचे। उन्होंने साथ ही अपने एक्स पोस्ट पर यह पोस्ट भी किया कि साजिश रचने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। PM करीब अस्पताल में आधे घंटे रहे, घायलों से बातचीत की और साथ ही उन्हें आश्वस्त भी किया कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है इस ब्लास्ट में, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने आश्वस्त किया। और सभी घायलों से उन्होंने 1-to-1 मुलाकात की, एक के पास जाकर पर्सनली उनका हालचाल पूछा। PM एयरपोर्ट से भूटान के 2 दिवसीय दौरे लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंचे। तमाम घायलों से, डॉक्टरों से वहां पर बात की उन्होंने। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो सीधे तौर पर उन्होंने दिल्ली में इस बात को साफ किया है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं इस आतंकी घटना के पीछे, इस दहशतगर्दी के पीछे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अस्पताल में जब वो घायलों से मिले तब भी उन्होंने यही लोगों को आश्वस्त किया। आपको बता दें करीबन 30 से अधिक लोग इस समय जो है घायल अवस्था में हैं। सभी का इलाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में चल रहा है।
तो दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट महू निवासी जवाद अहमद सिद्दीकी ने स्थापित किया था। इस परिवार ने निवेश कंपनी के नाम पर लोगों के साथ ठगी की, फिर रातों रात महू से परिवार गायब हो गया। दिल्ली की घटना के बाद महू पुलिस फिर से जवाद के महू में रहने वाले रिश्तेदारों और पुराने संपर्कों की जानकारी जुटा रही है। महू के रहने वाले जवाद ने सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था। बाद में उसने यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। जवाद ही यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति है और ट्रस्ट का अध्यक्ष भी है। 36 साल का आतंकी मुजम्मिल शकील अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर था। वहीं कथित तौर पर कार को लाल किले तक ले जाने वाला डॉक्टर मोहम्मद नबी उमर भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। अब जांच एजेंसियों की इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी गतिविधियों पर नजर है। विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन लोग यहाँ रहे थे या नहीं रहे थे, इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। जवाद अहमद सिद्दीकी ने पहले महू में अल-फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से कारोबार शुरू किया था। उन्होंने लोगों से मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया, लेकिन 2001 में आर्थिक गड़बड़ी के बाद परिवार महू से दिल्ली भाग गया। वहीं उन्होंने कॉलेज की नींव रखी, जो बाद में विश्वविद्यालय में बदल गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जवाद के पिता हम्माद सिद्दीकी शहर काजी रहे हैं, जबकि सौतेला भाई अफाम एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है। महू के कायस्थ मोहल्ले में जवाद का जो मकान है वह 4 मंजिला बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। राजधानी रायपुर से इस समय बड़ी खबर आ रही है। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र रखा गया है। एक दिन के सत्र में 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। विधानसभा में वर्तमान में एक ही दिन का सत्र होगा। उसके बाद सभी विधायक अपने 25 वर्षों की यात्रा का अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे। पुराने विधानसभा परिसर में ये आखिरी सत्र होगा। इसके बाद नए सत्र में जो है वो नए विधानसभा भवन में शीतकालीन सत्र जो है वो होगा। तो पुराने विधानसभा सत्र में एक विदाई समारोह के रूप में ये सत्र रखा गया है। बात करते हैं SIR की। छत्तीसगढ़ में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि अब तक प्रदेश के 54% मतदाताओं के घर में गणना पत्रक पहुंचा दिया गया है। लेकिन आयोग के इस आंकड़े को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि आयोग के पास ऐसा डाटा है, और कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठाए जा रही है। चार नवंबर से BLO मतदाताओं के घर जाकर दे रहे गणना पत्रक। अब तक 1,13,08,000 मतदाताओं को पत्रक वितरित। ऑनलाइन माध्यम से भी पहुंचाए जा रहे गणना पत्रक। प्रदेश में 2,12,30,737 मतदाता। 14 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति हुई। 103 अतिरिक्त सहायक अधिकारियों की भी नियुक्ति। निर्वाचन आयोग के डेटा पर कांग्रेस समेत अन्य दलों की आपत्ति। SIR में पूरी पारदर्शिता का सरकार ने किया दावा। SIR की प्रक्रिया के तहत गणना पत्रक भरना अनिवार्य है। इस पत्रक में अपनी नागरिकता के संबंध में आवश्यक जानकारी देना होगा। लेकिन BLO के घर घर तक पहुंचने के संबंध में लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने SIR की प्रक्रिया में पूरी तरह फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया है। साथ ही निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर फर्जीवाड़ा रोकने की बात भी कही है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव का दावा है कि SIR की प्रक्रिया पारदर्शिता और गंभीरता से आगे बढ़ रही है। ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है SIR के नाम पर। आज अभी हर किसान और हर खेती किसानी मजदूर, उनका पूरा परिवार आज खेतों में है। हर घर में आज ताले बंद हैं, बच्चे लोग हैं। ये किसके घर जाकर के SIR का काम कर लेंगे? आज पूरी तरह से एक बोगस आंकड़ा ये इस विषय में दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी निरर्थक और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे। लगातार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो नियुक्त अधिकारी कर्मचारी हैं, फॉर्म लेकर घर घर जा रहे हैं, पूरी जानकारी बता रहे हैं और SIR का काम पूरी गंभीरता से हो रहा है।
प्रदेश में बीएलओ के घर घर पहुंचने के पहले ही 71.54% वोटर्स के नाम का मिलान भी हो चुका है। लेकिन बीएलओ के घरों तक पहुंचने को लेकर शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में भले इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा हो, जरूरी यह है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो और पात्र मतदाताओं के नाम न कटे। गौरव शर्मा, रायपुर।